शुभांकर जी, ऐसा क्या है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़ा मरोड़ा गया है, सिर्फ एक पक्ष को ही दिखाया गया है। अगर मैं 10वीं या 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें ले लूँ तो ज़्यादातर उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और अगर कुछ पैराग्राफ्स आएंगे दैट वुड बी ऑन भगत सिंह और द फ्रीडम फाइटर्स, जो रियल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर बात आएगी। बट इधर इनकी बात नहीं होगी, भगत सिंह की बात नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस की बहुत थोड़ी सी बात होगी, सावरकर की बहुत थोड़ी सी बात होगी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की थोड़ी सी बात होगी, एक पेज होगा। एक पेज भी बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। ये ऐसा ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज तो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। दूसरी चीज, नैरेटिव ऐसा क्यों बनाया, इसको हम ध्यान से समझते हैं। भगत सिंह शॉट दिस पर्सन, राजगुरु शॉट दिस पर्सन। हमारे लोगों का मानना था कि बच्चे अगर ये पढ़ेंगे तो उनके मस्तिष्क में क्या घूमेगा, शॉट शॉट, गोली मारी गई। तुमने इस 2 कौड़ी के नैरेटिव की वजह से हमारे पूरे इतिहास को बदल दिया। तुमने ये बतलाया कि एक जगह बैठकर चाय पानी पीने से और किताबें लिखने से हम क्रांतियां लेकर आए। कमाल का विषय। भारत का तिरंगा जो लहर रहा है, जिसको तुम सल्यूट मार रहे हो, वो किताब लिखने वालों की वजह से तो नहीं लहरा है। इस बात की तो 100% गारंटी है। आपने चंद्रशेखर आजाद की बात करी और ये पूछा कि साहब इतिहास में इस बारे में कभी बातचीत क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस बारे में अध्ययन ही कम हुआ। दूसरी चीज, जो किताबें लिखी गई वो साइडलाइन कर दी गई, एकदम साइडलाइन कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद जैसा फिगर या चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्तित्व अपने बारे में कभी खुद नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कभी भी जीवन में कुछ लिखा जाए, पढ़ा जाए या उसके ऊपर अध्ययन हो। इसके ऊपर एक बड़ा शानदार किस्सा है। एक बार भगत सिंह ने मजाक मजाक में पूछ लिया कि बलराज भैया आपका निवास स्थान कहाँ पर है। बहुत नॉर्मली भगत सिंह साहब ने ये चीज पूछी। आजाद साहब की आंख लाल हो गई। आजाद साहब ने बोल दिया, क्यों है, क्या करोगे जान के? तुम्हें मुझसे मतलब है या मेरे घर वालों से मतलब है? तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? भगत सिंह ने कहा, यार भाई बहुत ही नॉर्मल प्रश्न पूछा है मैंने, ऐसी तो कोई बात नहीं रखी है। तो आप सोच के देखिए दृढ़ शक्ति कितनी थी उस व्यक्ति में। उस व्यक्ति ने खुद ये चीज बोली। बाद में भगत सिंह को समझाया कि रंजीत, उनके दल का नाम, भगत सिंह के दल का नाम रंजीत, कि रंजीत अगर तुम ही दल में गोपनीयता नहीं बनाओगे तो कल के दिन हम सार्थक कैसे होंगे? अब दल में नाम रखे गए थे, स्यूडोनेम्स जिसको कहते हैं, शब्द नाम। अपने नाम से कोई नहीं बुलाता था, एक दूसरे के नाम से बुलाते थे। कल के दिन कौन गद्दारी कर दे किसको पता। वैसे गद्दारों की कमी थोड़ी ना रही है। खुद सरदार भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद साहब जाके समझा कर आए हैं कि दल में गोपनीयता बना के रखो। दल को मेरी जरूरत है, मेरे घर वालों की नहीं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कभी भी जीवन में कुछ पढ़ा जाए, लिखा जाए, अध्ययन हो। लेकिन आप संजोग देखिए, जिस व्यक्ति को फांसी नहीं लगी, जो आजाद के साथी थे, हर व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर किताब गाड़ी है, सिर्फ उनके सम्मान में। और हर व्यक्ति ने लिखा है कि मैं गलती कर रहा हूं, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा स्वाभिमान रहेगा कि मैं चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तित्व के साथ चला हूं, घूमा हूं और बैठा हूं। मेरी मदर मुझे बचपन से उन्होंने सिखाया है, कभी दान करो ना, अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। बिल्कुल, उसे दान कहा जाता है। बिल्कुल। और ये हम ये ना पहले से रहा है। जो राजा बनता है ना, वो अपने लोगों को वही रखता है अपनी मिनिस्ट्री में जो उसका गुणगान करे। एंड आई थिंक दिस केम इनटू आर हिस्ट्री एज वेल। 1947 के बाद जो मिनिस्टर्स बने वो वही बने जो एक सर्टन लोगों का गुणगान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वही किताबें ही लिखी गई। इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं। और आप बड़ा अजीब फील हो रहा है कि ऐसा एक इंसान जो मरने के लिए कोई खौफ नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि मेरा नाम भी लिया जाए इसके अंदर। एग्जैक्टली। तुम सोच सकते हो वो सोच क्या है। एग्जैक्टली। और तुम उसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते इनसे कि जो अपना दिन मना रहे हैं, मेरा चिल्ड्रन डे मना दो, आज मेरा ये बना दो। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप कभी झांसी गए हैं? नहीं, मैं कभी जरूर जाइएगा। पंडित चंद्रशेखर आजाद का झांसी से बहुत बड़ा संबंध है। आप सोच के देखिए कि पंडित चंद्रशेखर आजाद कितने ज्यादा दार्शनिक थे। झांसी की बात है, बुंदेलखंड की भूमि पर आजाद का संपर्क बड़ा बेहतरीन रहा। तो वहां पर एक छाया चित्रकार थे, उनका नाम था मास्टर रुद्र नारायण। मास्टर रुद्र नारायण क्रांतिकारी पार्टी के थे और बाद में कैंसर से, कर्क रोग से उनकी मृत्यु हुई। गजब के मित्र, गजब के संगठनकर्ता, गजब का व्यक्तित्व। मास्टर रुद्र नारायण के घर पे चंद्रशेखर आजाद जब रहने हेतु गए, ठहरने हेतु गए, तो एक बार नहाने के पश्चात आजाद भैया निकले
और आज़ाद भैया जैसी नहा कर आए तो मूंछों पर ताव दे रहे थे। मास्टर रुद्र नारायण के पास कैमरा था, इकलौते फोटोग्राफर पूरे झांसी में। मास्टर रुद्र नारायण को लगा इससे बेहतरीन मौका आज़ाद को खींचने का नहीं मिलेगा। तो जो आप लोगों को छायाचित्र देखने का मिलता है चंद्रशेखर आज़ाद को कड़ी मूंछों के साथ, वो मास्टर रुद्र नारायण की देन है। तो मास्टर रुद्र नारायण ने आज़ाद साहब से बोला, अरे आज़ाद भैया जरा तरे रहो। न जाने कहाँ उस दिन आज़ाद की बुद्धि गई कि आज़ाद ने बोला रुको, मूंछों पर ताव देने दो। जब ताव दिया तो तुरंत बिना बिना किसी रोकथाम के सबसे पहले तो रुद्र नारायण साहब ने तस्वीर निकाल ली। और हम कृतज्ञ हैं रुद्र नारायण साहब के कि आपने वो छायाचित्र खींच लिया, वरना हम कभी भी आज़ाद को देख ही नहीं पाते कि वो व्यक्ति दिखता कैसा था। आप उनका डोला देखिए, उनका शोला देखिए, उनके मूछें देखिए, उनका बदन देखिए। कि अगर व्यक्ति का गला पकड़ लेना तो 3 दिन तो पहले व्यक्ति अस्पताल में रहे, उसके पश्चात सोचे कि क्या करना है क्या नहीं करना। खैर, अब आज़ाद की बात यहाँ पर कहाँ पे आई। आज़ाद वापस चले गए। आज़ाद के सबसे भरोसेमंद साथी थे विश्वनाथ वैशंपायन, जिसका नाम भी कभी किसी ने नहीं सुना है। लोगों को लगता है भगत सिंह थे, जी नहीं। विश्वनाथ वैशंपायन वॉज द मोस्ट टॉप नॉच सीक्रेट टू चंद्रशेखर आज़ाद। एक बार विश्वनाथ से उन्होंने बोला कि यार विश्वनाथ, एक काम करो, तुम झांसी जाओ और एक फ़ोटो है उसको तबाह कर दो। तो उन्होंने बोला कर देते हैं। उन्होंने बोला कौन सी फ़ोटो? कहते हैं मेरी फ़ोटो। वैशंपायन भी आपने फ़ोटो खिंचवाई है? वैशंपायन को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्ति ने तस्वीर खिंचवा ली, क्योंकि आज़ाद तो खुद कहते थे किसी भी तस्वीर में आने की जरूरत नहीं। और आज़ाद को ऐसा क्यों लगा, यार कल के दिन वो तस्वीर अगर पकड़ ली जाती है, दल का तो भंडा फोड़ हो जाएगा। वैशंपायन गए बड़ी ऊर्जा के साथ और झांसी पहुंचे और रुद्र नारायण से बोला, आपने वो जो तस्वीर खींची थी, आज़ाद भैया ने बोला है कि उसको तोड़ना है। रुद्र नारायण साहब ने वो तस्वीर सामने रख दी और एक चीज उन्होंने बोली, तुम इसको तोड़ दो क्योंकि दल की तरफ से आदेश है। तुमने आज़ाद भैया को देखा है, मैंने आज़ाद भैया को देखा है, आगे आने वाली पीढ़ी आज़ाद भैया को कैसे देखेगी? उन्होंने चुपचाप तस्वीर वापस दे दी। उस चीज़ को दीवार में पिरो दिया गया जिससे कि किसी को पता ना लगे। और खुद वैशंपायन ने जाके आज़ाद भैया से बोला, तोड़ दिए मैंने। तो वैशंपायन ने खुद अपनी किताब में लिखा, मैंने वो भैया से पहला झूठ और आखिरी झूठ बोला। That was the respect that चंद्रशेखर आज़ाद had in its contemporary साथी। आपने अशफाक उल्लाह खान साहब का नाम सुना होगा। हाँ। अशफाक उल्लाह खान साहब काकोरी के अभियुक्त थे और 1925 9 अगस्त को जो काकोरी में ट्रेन एक्शन रचा गया उसमें वो साथी थे क्रांतिकारी पार्टी के। तो उनको जब जेल हुई, खैर अशफाक उल्लाह खान भारत के इकलौते से क्रांतिकारी थे। जब काकोरी हो रहा था तो उन्होंने मना करा था, मत करो भाई साहब, ये दल उतना सशक्त नहीं है कि हम ये झेल पाएं। और उनकी बात सही भी निकली, सब पकड़े गए। खैर, तो जब वो जेल में थे तो उनके भाई थे रियासतुल्लाह खान। रियासतुल्लाह खान उनसे मिलने के लिए आए और उनसे पूछा कि अब कैसे करा जाए, धन की आवश्यकता है, पैरवी कैसे रखी जाएगी। तो अशफाक उल्लाह खान ने बोला, तुम जाओ, कुछ इंतज़ाम इसका करते हैं। तो एक दिन की बात है, रियासतुल्लाह खान के घर पे एक कोई व्यक्ति आया, बुज़ुर्ग, और उन्होंने बोला कि बाहर ठंडा बहुत है और मुझे एक बीड़ी का बंडल दे दो, और कुछ झोला जो है थमा दिया। झोला थमाने के बाद जब वो बीड़ी का बंडल लेकर आए तब तक वो भाई साहब चले गए थे। बाद में पता लगा कि उसमें 200 रुपये थे। तो अशफाक उल्लाह खान के पास गए रियासतुल्लाह, और रियासतुल्लाह ने बोला कि 200 रुपये को देकर गया। तो उन्होंने बताया वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। बहरूपिया किसे कहते हैं आप आज़ाद साहब से पूछो। द वे ही यूज टू डिसगाइज हिमसेल्फ, छुपा कर रखना अपनी छवि को। जब अशफाक उल्लाह खान साहब को फांसी हुई तो फांसी के बाद रियासतुल्लाह खान उनके शव को शाहजहांपुर वापस ले जा रहे थे। तो किसी स्टेशन पे एक व्यक्ति आया, लालटेन उनके पास थी, अंधेरा उस दिन बहुत था। तो उन्होंने बोला कि मैं शहीद के दर्शन करना चाहता हूँ। कोट पहन कर आया था कोई व्यक्ति। जब लालटेन जली तो अशफाक उल्लाह खान को 3 से 4 बार सल्यूट मारा गया और उन्होंने बोला कि अब मेरे को लालटेन दे दो, मैं ज़रा कुछ काम से जा रहा हूँ, आकर दे दूँगा। ये राज अब तक गोपनीय है कि वो व्यक्ति कौन था, मगर इस बात की 100% गारंटी है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद ही रहे होंगे। आज़ाद एक्चुअली वर्कड इन टॉप सीक्रेट डिवाइसेस। वो व्यक्ति इतना बड़ा छुपा रुस्तम था कि अपनी छवि वो कभी आगे नहीं देना चाहता। और कुछ लोग ऐसे आजकल के आपने नेता देखे होंगे, एक छोटा सा स्मारक बनवाया, नीचे शिलान्यास करा गया इनके कर कमलों द्वारा। अरे एक आज़ाद थे जिनको इस बात का
बिल्कुल भी नॉट इवन अ पिंच ऑफ डायलेमा नहीं था कि साहब मेरे नाम का कुछ बनवाया जाएगा नहीं बनवाया जाएगा। और आज आप एक जगह बता दीजिए जहां चंद्रशेखर आजाद का बुत नहीं है। ये आजाद की सबसे बड़ी महानता थी। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि हम सबसे बड़ी हार कहाँ मानते हैं, जब आप कभी प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज में उस समय इलाहाबाद बोला जाता था। जिस दिन पे 27 फरवरी सन 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ और वो गोलियों से जो है कि वीरगति को प्राप्त हुए, जिस जगह पर भैया को वीरगति हुई थी, ये सरकार इतनी बदनाम थी कि उसने उस पेड़ को ही कटवा दिया, क्योंकि वहां पर फूल मालाएं दिए जलने लग गए थे ना। सरकार कैसे सहन कर सकती थी कि साहब जिस जगह पर आजाद भैया की शहादत हुई है उस जगह पे फूल मालाएं चढ़ाई जाए। ये अंग्रेजी सरकार की बात है। आज भी अगर आप उस जगह पर जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, तो हम आज भी मिट्टी लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? अरे क्योंकि हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है। भगत सिंह जब जलियांवाला बाग गए थे, जो 13 अप्रैल सन 1919 को घटना घटी, उसके पश्चात वो मिट्टी लेकर आए थे, खून भरी मिट्टी। लोग बोलते हैं मिट्टी उठाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बस यहाँ लगती है बात, यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इतिहास को समझने के लिए आपको कलम की ज़रूरत नहीं, मन की ज़रूरत है, हृदय की ज़रूरत है। आप इतिहास की पुस्तकों से पढ़ोगे तो हो चुका। आपने लाला हनुमंत सहाय का नाम सुना है? नहीं। लाला हनुमंत सहाय 1912 के लॉर्ड हार्डिंग के केस में इन्वॉल्व थे। उनको काला पानी की सजा हुई और कुछ समय के बाद वो छोड़ दिए गए। 1947 में, ये मैंने कहीं लेख पढ़ा, बड़ा शानदार लेख लगा मुझे। 1947 के बाद वो व्यक्ति हर बार दिल्ली की अपनी निवास स्थान से बाहर जाता और लाल किले के पास जाकर देखता कि क्या हो रहा है। तो उनसे हर व्यक्ति पूछता कि यार तुम हर साल सिर्फ 15 अगस्त को ही क्यों बाहर आते हो? उनका जवाब सुन के रोंगटे खड़े हो गए, जो लेख मैंने पढ़ा। कहते मैं बस ये देखने आता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी और वो किस तरीके से झंडे को फहरा रहे हैं। अब इस लेख में कितनी सच्चाई है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेख मैंने लेकिन अगर आप इससे समझोगे कि अगर तब एक यूनिटी होती, एग्जैक्टली कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। एक बात मैं काम करने की मेरे को बड़ी अच्छी याद आई, दैट मोतीलाल नेहरू, द फादर टू जवाहरलाल नेहरू, ही एक्चुअली सपोर्टेड द क्रांतिकारी विद्रोह। ही एक्चुअली सपोर्टेड द क्रांतिकारी विद्रोह। वो शस्त्रों के लिए भी पैसे दिया करते थे और उनकी मीटिंग चंद्रशेखर आजाद से हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने क्रांतियों का समर्थन करा। लाला लाजपत राय वाज वन ऑफ देम, मोतीलाल नेहरू वाज वन ऑफ देम, एंड देयर वर मेनी। सी, जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग हुई और बॉम्बिंग के पश्चात सब लोग जब बाहर चले गए, तो आप ऐसा मान के चलिए 2 भारतीय थे वहां पे जो टिके हुए थे, एक विट्ठल भाई पटेल और एक मोतीलाल नेहरू। तो जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, तो उससे पहले उन्होंने पर्चे फेंके जिसमें लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, साम्राज्यवाद तेरा नाश हो और मजदूर एकता जिंदाबाद, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात करी और उसके पश्चात उनको हिरासत में ले लिया गया। तो अंग्रेजी सरकार की, आप जिसको कहते हैं ना कि आप बदनामी देखिए, उन लोगों ने ये तक बतला दिया कि इन लोगों के पास बंदूकें थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बंदूकें तो भाई वो तो चाहते ही ये थे कि जो बम फेंका जाए वो इस हिसाब से फेंका जाए कि किसी को चोट ना आए। हाँ, उन्होंने दूर फेंका था बम। उन्होंने दूर फेंका, एक ऐसी दीर्घा में फेंका जहां पे किसी को चोट ना आ सके। और अब भगत सिंह की महानता देखिए कि भगत सिंह ने अदालत को ही क्यों चुना, क्योंकि जब हिरासत में लिए जाएंगे तो अदालत जाएंगे और अदालत से बेहतरीन खेल में कहीं खेल ही नहीं सकता। अब लोग बोलते हैं सुखदेव की यहां पर कहां वैल्यू आ गई। अरे सुखदेव ही वो व्यक्ति थे जो भगत सिंह से इस बात के लिए अड़ गए थे कि अगर कोई जाएगा तो वो भगत सिंह ही जाएगा, क्योंकि भगत सिंह से बेहतरीन राजनीतिक शिक्षा और किसी के पास थी ही नहीं। राजगुरु इस बात से थे कि मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। राजगुरु के ऊपर तो खेल शुरू हो गया था कि तुम जाके करोगे क्या, क्योंकि तुम अंग्रेजी बोल नहीं सकते। तो आप राजगुरु की महानता देखिए, जो भगत सिंह लिखेंगे वो पढ़ के बोल देंगे। इतनी शक्ति थी शहादत होने की। लोग बोलते हैं कि साहब भगत सिंह और भारत के अलग क्रांतिकारियों में क्या डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस था निखिल। भगत सिंह मरना चाहते थे, बाकी कोई मरना नहीं चाहता था। भगत सिंह को जितना प्रेम शहादत से था, वीरगति से था, और किसी को भी नहीं था। और उससे भी ज्यादा प्रेम शिवराम हरि राजगुरु को था। संस्मृतियां जो कॉमरेड शिव वर्मा द्वारा लिखी गई, उसमें शिव वर्मा बड़ी अच्छी तरीके से बात रखते हैं कि कभी इतिहास के पन्नों में ऐसा ना हुआ हो कि जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो तो राजगुरु ने बोला हो कि पहले मुझे चढ़ाओ, मैं चढ़ूंगा। जब सॉन्डर्स को गोली मारी गई तो सबसे पहली गोली राजगुरु ने मारी थी।
उसके पश्चात ये सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति मरा है या नहीं, फिर भगत सिंह ने चलाई। उसके बाद भी राजगुरु घर आने के बाद कहते हैं कि भगत सिंह को गोलियां वेस्ट करने की क्या जरूरत थी जब मैंने माथे पर एक मार दी थी, तो सिर्फ इस वजह से कि पहले मैं चलाऊंगा। शहादत के अंग में सबसे पहले भगत सिंह आगे क्यों, मैं आगे जाऊंगा। ये थी इन लोगों की राष्ट्रभक्ति।